गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि 2 लोगों की डेथ हो गई है एंड 31 लोग इंजर्ड हुए हैं यूपी के गोंडा के अंदर। इसका कारण ये था कि दरअसल में ट्रेन नंबर 15904 जो कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पे जब जा रही थी, तो यूपी के गोंडा वाले रीजन के आसपास ट्रेन डिरेल होने की वजह से यहाँ पर लोगों की हमें डेथ देखने को मिल रही है। अब एक्चुअल में इसका कारण क्या था, क्यों ऐसा डिरेलमेंट हुआ, क्या वहाँ पे जो ट्रैक्स थे वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं थे, ये सारी चीज़ें तो अभी यहाँ पे उसके लिए प्रोब कमेटी बनाई गई है। इवन एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है ताकि इस पूरे इंसिडेंट को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जा पाए। अब देखो, अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर्स देख पा रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ महीनों के अंदर ना मल्टीपल इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं रेलवेज के रिगार्डिंग। तो ऑपोजिशन ने बहुत पुरजोर तरीके से इसके अगेंस्ट आवाज उठाई है कि कैसे इतने ज्यादा इंसिडेंट हुए जा रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम देखो, यहाँ तो कवच का ज्यादा रोल है नहीं, बट अदरवाइज आप नोटिस करो जो कवच है ना वो भी अभी बहुत सारी जगह के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना बचा हुआ है। तो इतना स्लोली हम दरअसल में कवच को क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इतने सारे लैप्सेस क्यों आ रहे हैं सेफ्टी मेजर्स के अंदर, ये सारे कहीं ना कहीं रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो जो नीट का मुद्दा है वो चला ही जा रहा है। अभी हालांकि कल भी एक मीटिंग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिस्कशन हुआ इसके ऊपर। अब आने वाले दिनों के ऊपर भी फर्दर डिस्कशन होगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये बोला है कि आप सेंटर वाइज नीट रिजल्ट्स कल तक आप पब्लिश कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे हमें सेंटर वाइज रिजल्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। पर हालांकि देखो मुद्दा अभी भी चल ही रहा है, तो फर्दर यहाँ पे इसकी डेट हमें देखने को मिल रही है। एक चीज जो और आपको देखने को मिलेगी ना, वो यहाँ पर ये है कि 4 MBBS स्टूडेंट्स, इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। अब आप पूछेंगे सर इनको अरेस्ट क्यों किया गया। देखो, ये MBBS स्टूडेंट कोई मामूली छात्र नहीं है, ये एम्स के बच्चे हैं, ठीक है ना। तो एम्स के अंदर MBBS कर रहे हैं। पर पता क्या कर रहे थे ये, इनके ऊपर आरोप ये है कि देखो जो भी पेपर लीक हुआ नीट का, तो कोई भाई उसको सॉल्व भी तो करेगा, तभी तो आंसर पता लगेगा ना कि उसके आंसर क्या होंगे। वो कोई और बच्चे नहीं बल्कि एम्स के ही छात्र यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, ऐसा आरोप लगाया गया है। अब ये सिद्ध होता है नहीं होता वो तो बात की बात है, बट ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये भी अपने आप एक बड़ी कंसर्निंग बात हो जाती है, क्योंकि देखो यार, ये एम्स इंडिया का सबसे प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है व्हेन आई टॉक अबाउट मेडिकल साइंसेस, है ना। तो अगर वो बच्चे जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो कि एम्स का एग्जाम तक क्रैक कर सकते हैं, है ना, बट वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एजुकेशन होना इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। आप टॉपर होने चाहिए, अच्छी बात है, चलो ठीक है टॉपर हो, पर अगर आपकी एजुकेशन के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं वो फिर गलत रिजल्ट ही लेकर आएगी। दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे देखने को मिलते हैं कि जिनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छी नॉलेज थी, अपनी इंटेलिजेंस का वो बहुत मैक्सिमम यूज कर सकते थे, पर उन्होंने गलत तरह से इसको यूज किया। तो ये भी एक एथिक्स के अंदर एग्जाम्पल आपका बन सकता है। दोस्तों, डेट है आज की 19 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पीएम श्री के बारे में। हालांकि ये कई दिनों से मुद्दा चल रहा है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये पीएम श्री है क्या। यहां पर आप समझना, जब मैं बात करता हूं श्री, श्री स्टैंड्स फॉर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। अब 2022 के अंदर ना यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को लेकर आया, पीएम श्री स्कीम को। इसके अंदर बात ये करी गई कि हम ना दरअसल में 14,500 स्कूल्स को डेवलप करेंगे। उनको इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि हमारे जो NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको शोकेस किया जाए एंड ये एक एग्जाम्पल स्कूल की तरह सामने आ पाए। देखो ध्यान से समझो, यहां पर कोई भी नया स्कूल नहीं बन रहा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स है ना, उसमें से 14,500 स्कूल्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड उनको और भी बढ़िया तरह से डेवलप किया जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है, क्योंकि भाई अगर स्कूलों को डेवलप करना है तो पैसा तो चाहिए होगा ना। तो पैसा दोनों से आएगा, सेंटर से भी, स्टेट से भी। कौन से स्कूलों को डेवलप किया जाएगा, ध्यान रखना इसके अंदर कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। यहाँ पर आपके जो एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स द्वारा रन किए जाते हैं, उन्हीं स्कूल्स को यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। अब आप लोग एक बार नोटिस कर रहे होंगे, मैंने कुछ चीजें ना अलग से यहाँ पे लिखी हुई हैं, है ना। मैं आपको एक्चुअली थोड़ी सी अप्रोच बताना चाहता हूँ कि कल को ना देखो यूपीएससी सवाल पूछेगा ना इसके ऊपर, पीएम श्री स्कीम के ऊपर, तो वो यही पूछ लेगा कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स आर कवर्ड अंडर इट। अब आप लोगों ने अगर ढंग से चीजें पढ़ी नहीं होगी, चीजों को समझा नहीं होगा, आप शायद इस स्टेटमेंट को सही मान लोगे, पर नहीं।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कई बार ना ऐसे हम स्टेटमेंट्स पढ़ तो लेते हैं ऐसे पढ़ते पढ़ते कि चलो स्लाइड्स पढ़े जा रहे हैं, पर हम उसके पीछे की असेंस नहीं समझ पाते। इसी तरह से यहाँ पर भी कल को वो कह देगा कि 14,500 नए स्कूल्स बन रहे हैं, तो आपको लगेगा हाँ यार 14,500 पढ़ा तो था। पर जब आपने यही नहीं समझा कि हाँ स्कूल्स कैसे बन रहे हैं या बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे, तो ये चीजें जाननी जरूरी है। या फिर वो कल को कह देगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो वो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको ना ये चीजें थोड़ी सी स्किल सीखनी पड़ेंगी कि कैसे यूपीएससी के स्टेटमेंट्स होते किस तरह के हैं। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ना यूपीएससी में आ सकते हैं। मैं लास्ट में पीवाईक्यूज आपको जो करवाता हूँ ना, उसका कारण यही रहता है कि आपको एक समझ पाए कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से। आई होप यू गेट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये बातें तो होगी, चलो ठीक है। अब आप पूछेंगे सर बनाना है मतलब जो स्कूल हम डेवलप कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं स्कूल को, तो क्या बढ़िया कर रहे हैं? एक्चुअल में होता क्या है ना कि स्कूल्स के अंदर हम चाहेंगे ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव की तरह काम करें। जैसे फॉर एग्जांपल उनमें स्कूलों में सोलर पैनल, एलईडी लाइट्स हो गया, न्यूट्रिशन गार्डन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, ये सब चीजें करे जाएं। बच्चों के अंदर अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के यहाँ पे जो चीजें हैं उनको अवेयर किया जाए। इसके साथ ही जो जो पढ़ाने के तरीके होंगे, टीचिंग मेथड्स, वो अपने आप में काफी बच्चों के सेंटर्ड होंगे। एट द सेम टाइम प्ले बेस्ड लर्निंग उनके साथ यहाँ पे करी जाएगी, जो कि 21वीं सदी के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया चीजें भी है। साथ ही साथ यहाँ पर ना असेसमेंट जो किया जाएगा बच्चों का, वो सारे होलिस्टिकली देखा जाएगा। ऑल लेवल्स के ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमें देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम जो स्कूल का कैसे काम कर रहा है, स्कूल के अंदर क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस चल रही है, बेस्ट प्रैक्टिस है या नहीं है, ये सब चीजें भी यहाँ पे देखी जाएंगी एंड उस हिसाब से उनके अंदर इंप्रूवमेंट करी जाएगी। बाकी देखो और भी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो प्लेग्राउंड्स होंगे उनको अच्छे से डेवलप किया जाएगा। तो ये है पीएम श्री स्कीम, ठीक है। तो आप पूछेंगे सर ये 14,500 स्कूल कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन सा स्कूल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दरअसल में इसके लिए एक चैलेंज होगा, एक चैलेंज बोर्ड हमें यहाँ पे बनाया है। अगर कुछ स्कूल जो हैं वो मिनिमम बेंचमार्क्स, जैसे वहाँ पे पक्का बिल्डिंग है, अच्छी कंडीशन में है, आपके वहाँ पे रैंप्स वगैरह हैं ताकि जो दिव्यांग जन है वो भी यहाँ पे उसको एक्सेस कर पाएं, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए कम से कम एक ना एक टॉयलेट तो होना ही चाहिए, तो वह वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कूल अपने आप को सेल्फ अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। फिर अकॉर्डिंगली उनको यहाँ पे टीचिंग स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से असेस किया जाएगा। अगर वो मीट कर गए फिर उसको भी यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अर्बन एरियाज को कम से कम जो स्कूल्स हैं उनको 70% स्कोर करना होगा इस पैरामीटर के अंदर, एंड रूरल एरियाज वाले स्कूलों को यहाँ पे 60% यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हर स्टेट यहाँ पे अपने स्कूल्स की लिस्ट भेजेगी मिनिस्ट्री को, एंड फिर एक्सपर्ट कमेटी होगी जो कि स्कूल एजुकेशनल लिटरेसी सेक्रेटरी के द्वारा यहाँ पे देखा जाएगा किसको यहाँ पे इंक्लूड करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर ब्लॉक या अर्बन लोकल बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग ना मैक्सिमम 2 स्कूल्स यहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे, एक एलिमेंट्री और एक सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। बाकी आप नोटिस करोगे जो भी ऐसा स्कूल बन जाता है पीएम श्री स्कूल, तो उसके बाहर ऐसे लिखा जाएगा कि ये पीएम श्री एक स्कूल है। बाकी इसके साथ साथ स्कूल्स की जियो टैगिंग करी जाएगी, जिसके लिए बाइसाइगन यानी कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, वो यहाँ पे इन स्कूलों की जियो टैगिंग करेगा। चलो सर ये बात तो समझ आई कि आखिर ये स्कीम है क्या, कैसे कैसे ये एनईपी के ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करेगी, कैसे स्कूल एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह काम करेंगे, कैसे आपके जो अलग अलग केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय एंड उन सबके फीचर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अभी अगर मैं बात करूँ यूपी में सबसे ज्यादा स्कूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे पीएम श्री स्कूल, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर के ऊपर है, ठीक है। तो टोटल जो पैसा था वो 27,360 करोड़ का होगा, जिसमें से सेंटर का शेयर होगा 18,128। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट। तो 60% पैसा नॉर्मल स्टेट्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी जो आएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी स्टेट्स को इंश्योर करना होगा कि जीरो ड्रॉप आउट रेट्स यहाँ पे हो, हमारे पास प्रॉपर स्टूडेंट टू टीचर रेशियो हो, अच्छी अच्छी पेडागोजीज हो, ये सब चीजें हो गया, ठीक है। अभी के लिए 10,000 स्कूल्स को यहाँ पे हमने लिस्ट कर भी दिया है, ठीक है। ये बातें तो थी सर पीएम श्री के बारे में, पर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? देखो दरअसल में ना अगर मैं बात करूं, आप दिल्ली और पंजाब में जानते हो आम आदमी पार्टी की सरकार है और वेस्ट बंगाल में ममता दीदी आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यार देखो दिल्ली वाले तो बोलते हैं कि यार हमारे स्कूल्स भी बहुत बढ़िया हैं, ठीक है ना, हमारे स्कूल्स में भी अच्छी खासी एजुकेशन है, और पंजाब में भी चलो ठीक है उतनी अच्छी तो नहीं है बट ठीक है, पर कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल अच्छे बनाने की, और वेस्ट बंगाल का भी यही बोलना है। और एक्चुअल में आप नोटिस करो यार कि कुछ मुद्दे एक्चुअली पता क्या है कि एक तो पैसा पहले शेयर हो रहा है 60:40 के, मतलब सेंट्रल इतना पैसा दे रहा है, स्टेट इतना पैसा दे रहा है। अब दिल्ली पंजाब बोल रहे हैं नहीं भाई हम तो अपने स्कूलों को खुद ही डेवलप कर रहे हैं। फिर आप अपने यहाँ पे ये स्कूल्स बनाने मतलब स्कूल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें भी कुछ हमने ऑलरेडी वो चीज़ें कर रखी हैं। वेस्ट बंगाल वाले बोल रहे हैं कि भाई जब मेरा पैसा जा रहा है तो इसके सामने आपने पीएम श्री कैसे लगा दिया, ये तो ऐसे लगेगा कि प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं स्कूल।
पर यहाँ पर तो भाई स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है, तो स्टेट गवर्नमेंट का क्यों नहीं आप लिख रहे, आप पीएम के साथ सीएम श्री भी लिख दो, है कि नहीं। तो ये मुद्दे थे। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई हम हमें ये स्कीम बढ़िया नहीं लग रही है आपकी ये पीएम श्री, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। समझ गए इस बात को। तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कहते हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, हम जो समग्र शिक्षा की फंड्स होती है ना वो आपके लिए रोक देंगे, वो आपके लिए फंड ही नहीं मिलेगा, अब कर लो, आप अपनी एजुकेशन कर लो। ठीक है, तो समग्र शिक्षा क्या है, दरअसल में ना ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। दरअसल में यहाँ पे 3 स्कीम्स थी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड आपका टीचर एजुकेशन स्कीम। उन्हीं को ही सबस्यूम करके यहाँ पर ना समग्र शिक्षा अभियान को यहाँ पे बनाया गया, ताकि आपका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है हम उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएं। तो इसके माध्यम से भी ये भी अपने आप में सेंटर स्पॉन्सर्ड ही आपको देखने को मिल जाएगी समग्र शिक्षा। तो ये सारा पैसा यहाँ पे इसके द्वारा रोक दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट्स ने मना कर दिया है पीएम श्री स्कीम को इंप्लीमेंट करने से। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग बाय द गवर्नमेंट। अब ये क्या मुद्दा है सर, देखो दरअसल में ना नीति आयोग के बारे में आप जानते होंगे, नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है। पहले हमारे पास क्या होता था, प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमने बनाया नीति आयोग। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान में रखनी है कि चाहे आप प्लानिंग कमीशन की बात कर लो, चाहे आप नीति आयोग की बात कर लो, दोनों के दोनों क्या है, आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज थी। ठीक है, मतलब प्लानिंग कमीशन भी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी और नीति आयोग भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। प्लानिंग कमीशन भी संविधान में मेंशन नहीं है, प्लानिंग कमीशन का भी कोई लॉ या स्टैट्यूट के माध्यम से नहीं बना था, सेम चीज नीति आयोग के लिए है। तो फॉर्मेशन का तरीका तो बिल्कुल सेम है कि दोनों एग्जीक्यूटिव बॉडीज हमें देखने को मिल जाती हैं। 2015 में यहाँ पे नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यहाँ पे बनाया गया एज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मतलब इंडिया का एक थिंक टैंक के रूप के ऊपर, राइट। हालांकि फर्क जरूर है डेफिनेटली प्लानिंग कमीशन और इसके अंदर। प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या होता था ना, प्लानिंग कमीशन के अंदर फंड्स ग्रांट करने की पावर भी थी, पर नीति आयोग के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। नीति आयोग अपने आप में एक एडवाइजरी बॉडी ही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, नीति आयोग आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भी बात करता है। बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अर्थ बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपका सेंटर और स्टेट्स एंड साथ साथ स्टेट्स यहाँ पे मिलकर काम करती हैं, एक तरह से कॉपरेशन करती हैं, बेस्ट प्रैक्टिस सीखती हैं, ताकि साथ में मिलकर यहाँ पे काम किया जा पाए। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एक तरह की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की बात करता है, जिसके माध्यम से हेल्दी कंपटीशन आता है एंड हर स्टेट कोशिश करती है दूसरे से बढ़िया करने की। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अलग अलग तरह के इंडेक्सेस देखे होंगे अभी, जैसे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, एसजी इंडिया इंडेक्स, तो ये सारे इंडेक्सेस के माध्यम से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका प्लानिंग कमीशन था वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता था, पर हमारा जो नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। अब इसमें अच्छी बात है, अगर मैं और बात करूं तो अच्छे अच्छे यहाँ पे इनपुट्स वगैरह ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ना इसकी फॉर्मेशन को आप नोटिस करिए, इसके कंपोजिशन को, तो प्रधानमंत्री जी इसके चेयरपर्सन की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही इसके एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, जो कि एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन मेंबर होते हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ ही इसके कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का यहाँ पे जो रैंक एंजॉय करते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं गवर्निंग काउंसिल, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेट्स का रोल देखने को मिलेगा। कैसे, जो भी आपके स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो, प्लस एट द सेम टाइम जो आपके स्टेट्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे दिल्ली का हो गया ना, तो दिल्ली के भी आपके सीएम साहब ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आपके यूनियन टेरिटरीज के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये गवर्निंग काउंसिल कहीं ना कहीं स्टेट्स के रोल को बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बना देती है। इसके अलावा यहाँ पे रीजनल काउंसिल्स हमें देखने को मिल जाती हैं। मान लो कोई स्पेसिफिक एक रीजन है, मान लो 2-3 स्टेट्स का आपस में कुछ मसला है या ऐसा कुछ है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे रीजनल काउंसिल भी हो सकती है। जो भी उस स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे वो यहाँ पे होंगे, एंड यहाँ पे प्रधानमंत्री जी या उनके कोई नॉमिनी यहाँ पे उसको चेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे 2 मेंबर्स हो सकते हैं फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज या कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो कि रोटेशनल बेसिस के ऊपर सर्व करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 4 हो सकते हैं यहाँ पे, जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। प्लस यहाँ पे सीईओ होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इनको फिक्स्ड टेन्योर के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड इसके साथ ही हो सकते हैं स्पेशल इन्वाइटेड, जिसमें एक्सपर्ट्स हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, जिनको प्रधानमंत्री जी नॉमिनेट करते हैं। अभी सर हम इसको डिस्कस ही कर रहे हैं, नीति आयोग वाले टॉपिक को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया नीति आयोग को, जिसके माध्यम से जो आपके स्पेशल इन्वाइटेड पहले 5 हुआ करते थे ना, उसको बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। इसी चीज की वजह से आपके जो यूनियन मिनिस्टर उनकी संख्या अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी आप जानते होंगे, देखो नीति आयोग ने बहुत सारे काम किए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया चेन जो है, जो कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, वो नीति आयोग के द्वारा ही प्रमोट किया जाता है पब्लिक डेटा के लिए। ई अमृत जो आपको देखने को मिल जाएगा पोर्टल, वो पोर्टल भी नीति आयोग ने डेवलप किया है, ताकि जो
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे बताई जा पाए। साथ ही साथ जो इंडिया यूके का जो ज्वाइंट रोड मैप 2030 है उसका भी ये पार्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो प्रोजेक्ट है, साथ का मतलब होता है आपका ह्यूमन कैपिटल के साथ लिंक, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, चाहे आपका एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, आपके स्किल्स हो गया, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, वही साथ ही प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन तो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा ही हुआ है, ये नीति आयोग का ही है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मैथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम हो गया, ठीक है, आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म हो गया, एंड आपका वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स हो गया, ये सारे आपके नीति आयोग के फंक्शंस हैं। एंड साथ ही साथ जो एनजीओ दर्पण प्लेटफॉर्म है ना, ये भी नीति आयोग का ही प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपके एनजीओज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक डेटाबेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला टॉपिक की तरफ डिस्कशन कर लेते हैं सर, जो हमारा है 15 मिनट्स नेबरहुड के बारे में। अब ये क्या है सर 15 मिनट्स नेबरहुड? देखो एक्चुअल में ना आप यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, राइट? क्या आप लोग मुझे बता पाओगे ये कौन से शहर की फोटो है? दरअसल में ये जो पिक्चर आपके सामने है ना, ये आपकी स्पेन के अंदर जो बार्सिलोना शहर है ना, उसकी फोटो है, ठीक है। अब ये पिक्चर दिखा क्यों रहे हो सर? यार यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कैसे कैसे ब्लॉक से बने हुए हैं, देख पा रहे हो? बिल्कुल सर देख पा रहे हैं, ऐसे ब्लॉक्स अलग अलग ऐसे ब्लॉक्स इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया ढंग से बना रखे हैं। अब एक्चुअल में इनमें ना आप नोटिस करोगे, आपको ना, आप मान लो यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे इस घर में रहते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इस घर में रहते हो तो आपको कोई भी चीज चाहिए होगी, आई रिपीट कोई भी चीज चाहिए होगी, वो आपको बहुत ही पास में देखने को मिल जाएगी। मतलब जो भी सुपर मार्केट होगी ना, यहाँ पे इसके पास में ही होगी। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, ऐसी जगहों को हम बोलते हैं 15 मिनट्स नेबरहुड। ये सर 15 मिनट्स का मतलब क्या है? अरे आप पैदल चलो 15 मिनट, आपको जो भी असेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे आपको घर का सामान, आपको ग्रोसरीज वगैरह लेनी है, आपको अपने स्कूल जाना है, आपको हॉस्पिटल वगैरह जाने की जरूरत पड़ सकती है, या मान लो आपको पार्क वगैरह हो गया, आपको कुछ और ऐसे खेलना मिलना है, ठीक है ना, ग्राउंड वगैरह हो गया, वो सारे आपको 15 मिनट के दूरी के ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर, तो इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा भैया यही है कि जो आपके, अगर हर चीज इतनी नजदीक है कि आप 15 मिनट वॉक करके वहां तक पहुंच सकते हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि भाई जो ट्रैफिक की बड़ी समस्याएं आजकल बहुत सारे शहरों में देखने को मिल रही हैं, वो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? आप अपने प्राइवेट व्हीकल का यूज बहुत कम कर दोगे, आप पब्लिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे, या फिर अपना पैदल ही चल जाओगे वहां तक। गेटिंग द पॉइंट? और यही समस्या आज के समय हमें बेंगलुरु, हमारा जो शहर है, उसमें बड़ी देखने को मिल रही है। तो हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि बैंगलोर के अंदर भी क्या करें, 15 मिनट के नेबरहुड ही यहाँ पे इस तरह से बनाने की कोशिश करें। और ये 15 मिनट नेबरहुड सिर्फ बार्सिलोना स्पेन की बात नहीं है, आप शंघाई की बात कर लो, आप यहाँ पे पेरिस की बात कर लो, आप मेलबॉर्न की बात कर लो, वहां पर भी 15 मिनट नेबरहुड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से एक तो भैया ट्रैफिक कम हो गया, ट्रैफिक कम हो गया तो आपका पोल्यूशन कम हो गया, पोल्यूशन कम हो गया, और आज साथ ही साथ आपका जो लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ आप पैदल भी तो चल रहे हो भाई, पैदल भी तो चल रहे हो, तो आपकी सेहत का भी तो ध्यान रखा गया है। एंड साथ ही साथ जो लोकल इकोनॉमी है उसको भी यहाँ पे एक बूस्ट मिलता है। तो ये 15 मिनट नेबरहुड जो है ना, अपने आप में बहुत बढ़िया ढंग से बहुत सारे इश्यूज को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कंजेशन, वाटर क्राइसिस, इरेटिक वेदर, इन सबको भी यहाँ पे समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। तो 15 मिनट की वॉकिंग या बहुत ही छोटे टाइम की बाइक राइड से आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो ये सारे फायदे हो जाते हैं 15 मिनट नेबरहुड के। तो बैंगलोर में इस चीज को अडॉप्ट करने की यहाँ पे बात करी जा रही है, जिसके माध्यम से कारों के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा एंड एनवायरमेंट अपने आप में बढ़िया हो पाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। अगर आप देखो रेगुलरली फिल्म बूस्ट फॉलो करते हो तो काफी टाइम पहले हमने इसको भी डिस्कस किया था। एक्चुअल में 2023 का जो G20 समिट था ना, नई दिल्ली के अंदर ही जो हुआ था, वहां पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, जो G20 की जब हमारे पास प्रेसिडेंसी थी उस टाइम ये चीज कर दी गई थी। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, इसको इंडिया ने ही लॉन्च किया था, बहुत सारे जैसे यूएसए हमारे साथ था, आपका ब्राजील था, तो इस तरह से टोटल 9 देश आपको देखने को मिल जाते हैं, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका, यूएई, ये भी साथ में थे। इसके साथ साथ इसके ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की बात करें तो उसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इस तरह से बहुत सारे आपको ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स और भी देखने को मिल जाएंगे। काम इसका यही है कि देखो जैसे आपका इथेनॉल, बायोगैस, बायोडीजल, बायोमास, ग्रीन हाइड्रोजन, एसएएफ हो गया, ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको बायोफ्यूल टेक्नोलॉजीज हैं, उनको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये बायोफ्यूल अलायंस हमें देखने को मिल जाएगा, ताकि कैसे हम इस चीज को काफी रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं एंड आपस में कैसे इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इसको 2023 में बनाया गया था।
अभी क्या बात हो रही है, अभी ये बात हो रही है कि जो इसको इंडिया ने लॉन्च किया था ना, उसको अब डिप्लोमेटिक स्टेटस यहाँ पे मिलने जा रहा है। कैसे मिलेगा? अरे एक्चुअली क्या होगा ना कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है एंड आपका ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन होगा, जिसके माध्यम से इनको हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे। हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे तो उसके माध्यम से जो भी सेक्रेटेरिएट हो गया, उनको क्या क्या एग्जाम्पशंस मिलती हैं यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, जो भी यहाँ पे प्रोविजंस होंगी ना, वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो इसके माध्यम से इसको यहाँ पे डिप्लोमेटिक स्टेटस बहुत ही जल्दी यहाँ पे मिलने वाला है, ऐसा इसकी यहाँ पे बात करी जा रही है। और साथ ही साथ इसका काम तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है कि कैसे सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स की तरफ हम अडॉप्शन अपना बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी पाओगे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये बाइडेन जी हैं, ठीक है, थोड़ा भूल जाते हैं आजकल। उसके अलावा यहाँ पे आपको मेलोनी जी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये 2023 की ही फोटो है, जब यहाँ पे G20 भारत के अंदर हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा सेन रिवर इन पेरिस के बारे में। थोड़ा सा ना इसकी आपको लोकेशन पर्सपेक्टिव से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप ना देख पाओगे, ये रहा पेरिस का मैप, राइट। अब एक्चुअल में ये रहा आपका इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल आपको फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। अब जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सैन रिवर की, तो दरअसल में यहाँ पे आप जानते हो पेरिस के अंदर क्या होने जा रहे हैं, ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, बिल्कुल। तो जो पेरिस के मेयर है ना, उन्होंने बोला है कि वो इस रिवर के अंदर स्विम करेंगे ताकि हम क्लीननेस को प्रमोट कर पाए, उनको दिखा पाए कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे साफ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। तो दरअसल में फ्रांस की सेकंड सबसे बड़ी नदी है, लोयर के बाद में आपको सैन रिवर ही देखने को मिल जाती है। अब आप नोटिस करोगे, ये यहाँ पे इसके और जो ट्रिब्यूटरी, जैसे मान ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, उसको यहाँ पे ज्वाइन करती हुई यहाँ पे आगे ये फॉर्म होती है एंड इस तरह से यहाँ पे जाके आगे इंग्लिश चैनल के अंदर एम्प्टी हो जाती है, जो कि अटलांटिक ओशन की आर्म है, जो आपके नॉर्दर्न फ्रांस और सदर्न इंग्लैंड को, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, इनको यहाँ पे सेपरेट करती है। यहाँ पर ये जो रिवर बेसिन है, ये मोस्टली परमिएबल रॉक से बनी हुई है, जिसके माध्यम से कभी भी आपके यहाँ पे फ्लड्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी अपने आप में ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं फ्लड्स आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफी कम हो जाती है, ठीक है। बहुत सारा फ्रेंच का इनलैंड जो वाटरवे ट्रैफिक है वो भी यहाँ पे इसके द्वारा ही हैंडल किया जाता है। तो थोड़ा सा लोकेशन पर्सपेक्टिव से आपको इसका आइडिया होना चाहिए। एक छोटा सा ये और टॉपिक है जो कि आपका लोकेशन पर्सपेक्टिव से ही है, दैट इज तिजुजुनकी रिवर। दरअसल में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नागालैंड की। नागालैंड की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे इन रिवर्स का यूज किया जाएगा एज द नेशनल वाटरवेज 101। तो ये सरकार ने यहाँ पे प्लान अनाउंस किया है। दरअसल में आप इसको नोटिस करो ना, ये दोनों की दोनों रिवर्स जो आपकी तिजुजुन की रिवर है, या मतलब ये दोनों मिलती हैं एक्चुअल में। जो जैसे मैं अगर बात करूं तिजु रिवर की, तो उसकी ट्रिब्यूटरी है जुंकी, और भी ट्रिब्यूटरीज उसकी देखने को मिल जाएगी। तो जुंकी जो रिवर है वो एक्चुअल में तिजु की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाती है। आगे जाके पता क्या होता है, ये जो आपकी रिवर्स है ना, ये जाके आगे आपके जो जो चिंदविन रिवर इन म्यांमार है उसके साथ जाके मर्ज होती हैं। फिर ये जो रिवर है आगे जाके जो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है इरावदी जो है उसके साथ जाके मर्ज हो जाती है। फिर वो अकॉर्डिंगली फ्लो करती है साउथवर्ड, फिर जाके अंडमान सी के अंदर एम्प्टी कर जाती है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि नागालैंड के अंदर टोटल 4 रिवर्स हैं, दोयांग, धनसिरी और आपका धिकू। ये पहली जो दोयांग, धनसिरी और धिकू है, ये तो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। बट बाकी जो मैंने आता है ना तिजू रिवर सिस्टम की, ये फ्लो करती करती आपकी इरावदी के अंदर यहाँ पे फ्लो कर जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तिजुजुंग की रिवर के बारे में थोड़ा सा न्यूज में है, लोकेशन पर्सपेक्टिव से इसका भी आइडिया आपको होना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का आपका होमवर्क 2 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चंस। एक आपका रहेगा पंचायत के बारे में, ठीक है, थोड़ा इसका आप मुझे बताइएगा आंसर। दूसरा आपका होमवर्क थोड़ा एक लंबा सा क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार पढ़िएगा एंड मुझे कमेंट्स में आप इसका आंसर बताने की कोशिश करना। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके साइज के बारे में बात करी गई है। पहली बात आप ये समझो, देखो जब मैं बात करता हूँ ना संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो संविधान में एक चीज लिखी गई है। क्या लिखा गया संविधान के अंदर? संविधान के अंदर लिखा गया है कि जो मतलब आर्टिकल 171 के अंदर ऐसा लिखा गया है कि जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा ना, उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ तो 40 होगी, 40 से कम नहीं हो सकती। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? 40। एंड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जो भी वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उसका 1/3। ये इसका लिमिट बताई गई है कि मिनिमम स्ट्रेंथ होगी उसकी 40 एंड मैक्सिमम हो सकती है 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये कहाँ लिखा गया? ये संविधान के अंदर लिखा गया है। पर होगा कितना? क्या उसमें 45 होंगे, 50 होंगे, 55 होंगे, 60 होंगे? जो एग्जैक्ट नंबर होगा वो कौन डिटर्मिन करेगा सर? वो डिटर्मिन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है कि ये चीज पूछी गई है या एग्जैक्ट नंबर पूछा गया है। तो अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो पार्लियामेंट डिटर्मिन करता है। तो जो पहली बात कह रहे थे तो गलत हो गया,
ठीक है, क्योंकि हाफ से ज्यादा तो हो नहीं सकता, ये मैंने बताया ना मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो दिस इज इनकरेक्ट। दूसरा कह रहा है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन को। नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, वो तो इनडायरेक्टली इलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, फिर जो भी मेंबर्स यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए वो आपस में क्या करते हैं, आपस में डिसाइड कर लेते हैं, आपस में इलेक्ट कर लेते हैं कौन यहाँ पे उसको चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का। गवर्नर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा आपके होमवर्क मैंने स्पीकर के बारे में दिया था। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्पीकर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, अगर वो मेंबर हट जाए, मतलब अगर उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाए या कुछ भी, मतलब इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर, बेसिकली अगर वो मेंबर ना रहे तो उस केस में उनका स्पीकर वाली पोजीशन भी खाली हो जाएगी। आंसर इज यस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेंबर ना रहे, या फिर मान लो उन्होंने रिजाइन कर दिया या उनको हटा दिया गया, तो उस केस में क्या रहेंगे, वो मेंबर नहीं रहेंगे ना, तो बिल्कुल, तो वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तब स्पीकर को उसी समय यहाँ पे इमीडिएटली अपने ऑफिस को वकेट करना पड़ता है। देखो ये जो वर्ड है ना यहाँ पे इमीडिएटली, ये स्टेटमेंट को गलत बना देता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने, चलो ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लिया, पर लेट्स से मैं लोकसभा की बात करता हूँ। जैसे ओम बिरला जी आप जानते हो, पिछली बार हमारे स्पीकर थे पिछली लोकसभा के अंदर। अब जब लोकसभा खत्म हुई तो क्या ओम बिरला जी भी स्पीकर रहना बंद कर गए? नहीं, वो स्पीकर थे। कब तक? जब तक नई लोकसभा नहीं बनी। आप जानते हो प्रोटेम स्पीकर बने थे बीच में, राइट? तो जब तक नई लोकसभा का पहला मीटिंग नहीं हो जाता, जस्ट बिफोर दैट तक वो यहाँ पे स्पीकर बने रहते हैं। तो ये जो इमीडिएटली वाली चीज थी ना, ये गलत हो जाती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपके लिए 3 ट्रू फॉल्स के होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। इनका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताना, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था उसका बात करें तो यहाँ पे मैंने महर्षि सुश्रुत जी के बारे में बात करी थी, तो बिल्कुल सुश्रुत संहिता का उनको ही वो ऑथर माने जाते हैं। स्पेयर टूथ व्हील की बात करें तो यहाँ पर जो IUCN स्टेटस है वो डेटा डेफिशिएंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। GTRA की बात करें तो GTRA देखो अपने आप में स्टैट्यूटरी बॉडी वगैरह नहीं है, इसका यहाँ पे लिंक कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, मैंने बताया था GTRA का एक रिसर्च ग्रुप है, तो वो सरकार के अंतर्गत नहीं आती। उसका काम एक अलग से, वो थिंक टैंक है बेसिकली एक, जो कि क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, ट्रेड के ऊपर वर्क करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट आपकी हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।